मुझे दिल्ली एनसीआर में रहते हुए 15 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपना एक्सपीरियंस दिल्ली एनसीआर को लेके। तो काफ़ी सारे लोग अगर दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो उनको एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इससे उनको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इस जगह के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं वो मेरे वीडियो से कोरिलेट कर पाएंगे कि ये जो बातें मैं बता रही हूँ ये एकदम सही है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज़ जो मैंने दिल्ली एनसीआर में पाई है पिछले 15 सालों में, वो है रैपिड अर्बन डेवलपमेंट। जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है और समय के साथ और ज़्यादा जो है इम्प्रूव हुआ है। मैं पूरे दिल्ली एनसीआर की बात कर रही हूँ, चाहे वो गुड़गांव हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, ग्रेटर नोएडा हो। आप पाएंगे कि कितना इसमें चेंजेस आए हैं। अगर हम प्रीवियस 10-15 ईयर्स पहले का मैं देखती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा जो है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने डेवलप किया है। हाई राइज बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि पहले उतनी नहीं थी यहाँ पर, लेकिन अब क्योंकि लैंड की शॉर्टेज है और डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हाई राइज बिल्डिंग्स का भी कल्चर है। और जो मेट्रो का जो नेटवर्क है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है बीते 15 सालों में है। तो ये जो चेंजेस मुझे देखने को मिले हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जिस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है वहाँ पर एक तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी जो है राइज करते हैं समय के साथ। तो यहाँ पर आप अपना घर भी बाय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेटल भी होना चाहते हैं तो ये भी आज जगह आपके लिए एकदम सही रहेगी। नेक्स्ट जो चीज़ है जो मैंने पाई है दिल्ली एनसीआर में, जो समय के साथ बहुत इम्प्रूव हुई है, वो है मेट्रो कनेक्टिविटी। मैं तो यही कहूँगी कि दिल्ली एनसीआर की जो लाइफलाइन है वो है यहाँ की मेट्रो कनेक्टिविटी। क्योंकि जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी 2009 में तो उतना अच्छा नेटवर्क नहीं था, कहीं मेट्रो जाती थी कहीं नहीं जाती थी। लेकिन अब बीते जो इतना समय है उसमें जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी हो गई है। नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव तक का तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें हो गई हैं। फ्यूचर में आप पाओगे कि ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी भी मेट्रो से अच्छी हो जाएगी, तो यहाँ तक पहुँचना भी बहुत आसान हो जाएगा। वैसे एक चीज़ अगर आप देखोगे कि इस मेट्रो की वजह से एक तो आपकी लाइफ में कन्वीनियंस आ जाती है अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आपको बहुत हैसल फ्री आप ट्रैवल कर सकते हो और आपको ज़्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं चाहिए और कन्वीनियंटली आप एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हो। इवन आप अगर ट्रैवलर भी हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और ये आपका टाइम भी सेव करती हैं और ट्रैफिक जैम से भी आपको बचाती हैं। तो जैसा मैंने बोला कि ये दिल्ली की लाइफलाइन है और ये जो चीज़ है काफ़ी अच्छी है दिल्ली एनसीआर में। तो मुझे तो जो मेट्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। सपोज आप यहाँ पर शिफ्ट करने का सोच रहे हो और आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं भी है, तब भी आप जो मेट्रो के सहारे जो है अपना जो भी आपका वर्क प्लेस है वहां तक पहुंच सकते हो। ऐसी जगह अगर आप घर रेंट आउट करते हो जहां से मेट्रो कनेक्टिविटी अच्छी है तो एक अच्छी चीज है। और शहरों में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि इनिशियल डेज में मैंने भी मेट्रो बहुत ज्यादा यूज की है और ये कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है और आपको इससे काफी आसानी हो जाती है जहां भी आपको जाना होता है अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे कि दो मैंने पॉजिटिव पॉइंट बताए दिल्ली एनसीआर के, लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ वो एक्सट्रीम नेगेटिव है। वो है यहाँ का एयर पॉल्यूशन चैलेंज। क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन है दिल्ली एनसीआर में पूरे ही रीजन में आप पाओगे कि बहुत ही रहता है। विंटर्स में तो ये हाल होता है कि ये सांस लेने के लायक भी नहीं रह जाता, ये कह सकते हैं कि गैस का चैम्बर बन जाता है। यहाँ का जो AQI होता है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 500 को भी क्रॉस कर जाता है। अगर मैं बात करती हूँ 12 महीनों की, तो एवरेज भी जो AQI रहता है वो 200 से 250 के बीच में रहता ही है। यानी आप ये सोचो कि जो AQI है बिलो 100 भी आपको मिल जाए तो वो मिलता है सिर्फ रेनी सीजन में, और रेनी सीजन यहाँ का बहुत ही ज्यादा शॉर्ट पीरियड होता है। 15 दिन से 1 महीने का आप देखोगे कि यहाँ पर रेनी सीजन रहता है। ये मैं मान सकती हूँ सिर्फ 1 महीने या 2 महीने यहाँ पे जो होगा AQI जो रहता है बिलो 100 रहता है। आप 11 मंथ्स मान के चलिए कि यहाँ पर एयर पॉल्यूशन एक चैलेंज है। और अभी आने वाले समय में भी, क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, सारी चीजें हैं, इतना पॉपुलेशन है, गाड़ियां भी बढ़ रही हैं समय के साथ साथ, तो ये जो पॉल्यूशन है ये अभी हाल फिलहाल कंट्रोल में नहीं आने वाला। अगर इसमें कोई मेजर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आए तभी ये चीज हो सकती है, नहीं तो अभी फ्यूचर में मुझे जो 5-10 साल लग रहा है एयर पॉल्यूशन यहाँ का कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक मेजर ये कह सकते हैं कि डाउनफॉल है इस जगह का।
इसीलिए काफी सारे लोग अवॉइड भी करते हैं जिनको एयर पॉल्यूशन से दिक्कत होती है। देखिए ये दिक्कत वाली बात तो है ही, लेकिन ये होता है कि लोगों को ऑप्शन नहीं होता तो लोग यहाँ पर शिफ्ट होते हैं। तो वही चीजें, आपका घर आसपास होता है तो आप दूर ना जाकर आप सोचते हो कि दिल्ली एनसीआर ही आ जाए जॉब्स के लिए या जिस चीज के लिए भी, बिजनेस के लिए। तो ये लेकिन आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि जो एयर पॉल्यूशन है हाल फिलहाल यहाँ का कम नहीं होने वाला है, और विंटर्स के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा एयर पॉल्यूशन को मैनेज करने के लिए एयर प्यूरिफायर के साथ। बिना एयर प्यूरिफायर के तो आपकी हेल्थ पर ये वर्स इफेक्ट डाल सकता है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि एयर पॉल्यूशन आपको कीप इन माइंड लेकर चलना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो है यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी और जो है फूड पैराडाइज। देखिए ये जो प्लेस है ना दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर आप पाओगे कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सेलिब्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के, क्योंकि यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग आकर रहते हैं। जैसे चाहे पंजाब हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, मतलब आप पाओगे कि ऑलमोस्ट जो सभी जो एरियाज हैं वहाँ के जो लोग हैं यहाँ दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। और एक अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर बिल्कुल भी पार्शियल बिहेवियर नहीं होता है किसी के साथ, चाहे वो किसी भी कल्चर किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं, इवन लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं उनके जो इवेंट्स होते हैं उसमें। तो ये एक चीज है जो मुझे यहाँ की अच्छी लगती है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो साउथ के स्टेट्स हैं वहां से कुछ कुछ खबर आती है कि वो नॉर्थ के संग पार्शियल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा मेरे को तो देखने को नहीं आया है। लोग एक दूसरे के संग अच्छे से रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के जो सेलिब्रेशन है जैसा मैंने बोला वहां पे पार्टिसिपेट भी करते हैं। और नेक्स्ट जो यहाँ का जो मेन जो चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो मैं कह सकती हूँ कि जो दिल्ली एनसीआर है वो फूड पैराडाइज है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट कुजीन्स देखने को मिलेंगी। इंडियन तो जो है जो ऑल ओवर इंडिया के जो कुजीन्स हैं वो तो आपको यहाँ पर मिल ही जाती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट कम्युनिटीज डिफरेंट स्टेट्स के लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, तो आपको सभी स्टेट्स का फूड जनरली यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन एक चीज ये भी अच्छी है कि इंटरनेशनल कुजीन्स भी यहाँ पर अभी समय के साथ आप देखोगे कि काफी ज्यादा एक्सपैंड हो रही है, चाहे वो जापानीज कुजीन हो, वियतनामीज हो या फिर थाई डिशेज हो, सब यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यानी यहाँ पर फूड तो यहाँ पर अनलिमिटेड है, फूड की कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ के लोग बोले भी जाते हैं कि काफी फूडी होते हैं, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो या फिर हाई एंड रेस्टोरेंट्स हो, सभी तरह का जो खाना है आपको यहाँ मिलता है जो भी आपका बजट होता है। तो फूड रिलेटेड तो आपको कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है, फूड यहाँ पर इतना कॉस्टली भी नहीं है, और जैसे मैंने बोला कि फूड पैराडाइज है, तो अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो ये जगह जो है आपको काफी पसंद आने वाली है। क्योंकि जैसे मैं तो खुद बिलोंग करती हूँ नॉर्थ से ही, आगरा मेरा होम टाउन है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर आई तो यहाँ का फूड मुझे सही लगा, और इवन सब एंजॉय ही करते हैं। और आप देखोगे कि पूरे इंडिया में भी दिल्ली के जो फूड है उसको माना जाता है। दिल्ली अगर मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब खाली दिल्ली मत समझिए, पूरा दिल्ली एनसीआर का जो कल्चर है ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर सही है, चाहे आप गुड़गांव रहते हो, नोएडा रहते हो, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, कहीं भी आप रहते हो, ऑलमोस्ट जो फूड है आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। वर्स्ट फूड तो मैंने अभी तक इतना यहाँ पर नहीं खाया है, अगर आप ठीक से देख के खाएंगे तो आपको ठीक ठाक जो है खाना मिल जाएगा, और रेट्स भी उतने ज्यादा नहीं है। तो फूड वाइज अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस जगह को आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप यहाँ पर शिफ्ट होते हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि जो मैंने 15 इयर्स में देखा है कि इकोनॉमिकली भी जो एरिया है ये काफी इवॉल्व हुआ है। यहाँ पर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अब ठीक ठाक हैं। आप जैसे सेक्टर वाइज भी अगर देखो तो यहाँ पर आईटी हो गया, फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर अदर कॉर्पोरेट्स वगैरह है, ऑपरेशंस वगैरह, उसमें काफी ठीक ठाक जो है जॉब्स हैं। इसलिए काफी सारे जो कॉर्पोरेट्स में जो जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं वो इस एरिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक बूम तो आप देखोगे ही। जैसे गुड़गांव में आप देखते हो कि गुड़गांव जो है कितना, मतलब कंपेयर किया जाता है उसको इवन मुंबई और बेंगलोर के बाद अब जो है नाम आने लगा है गुड़गांव का। सेम आप देखोगे कि दिल्ली तो पहले से ही पॉपुलर था, और अब जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा को भी इकोनॉमिकली बूम करवाने के लिए यहाँ पर नई नई जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आई जा रही हैं। जैसे रिसेंटली ही अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी नोएडा में एक बहुत बड़ा जो है सेंटर जो है इनॉग्रेट किया है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो है इकोनॉमिकली तो ये ग्रो करेगा। तो अगर आप यहाँ पर आ भी रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो रुक जाएगी। यहाँ पर आपको चीजें ठीक ठाक देखने को मिलेंगी, उतना नहीं जितना कि बेंगलोर और मुंबई साइड है, लेकिन अगर आप यहाँ हो तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कमी है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे मैंने बोला कि मैंने लास्ट 15 इयर्स में यहाँ पर देखी है, और सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग जो है प्लान की जा रही हैं। तो ये एक अच्छा प्लेस है अगर आप
जॉब सेक्टर में हो, इवन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर हैं अगर आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है। तो आप अगर ऐसा कोई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बिजनेस करते हो तो वो यहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। नेक्स्ट एक नेगेटिव पॉइंट जो मैंने 15 सालों में एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर रहते रहते, वो है ट्रैफिक कंजेशन। इंफ्रा अच्छा होने के बावजूद भी यहाँ पर जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा है। जैसे पहले से मैं अगर कंपेयर करूं 9-10 साल पहले, तो ये होता था कि पीक आवर्स में ही ट्रैफिक रहता था और जो मिड वाला जो टाइम रहता था, यानी कि दोपहर का टाइम हो गया या फिर थोड़ा जो ऑफिस वाला टाइम नहीं होता है, उस टाइम जो है ट्रैफिक फिर भी काफी कम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप पाओगे कि ट्रैफिक यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है 16 से 18 घंटे तो आप ये मान के चलो कि ट्रैफिक रहने ही वाला है। बिल्कुल खाली सड़कें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट है, लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो ट्रैफिक जो है यहाँ पर आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ट्रैफिक से प्रॉब्लम है तो मैं तो यही कहूंगी आप मत आओ। लेकिन जैसे कि ज्यादातर मेट्रो सिटीज आप देखोगे इंडिया की, ट्रैफिक एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी है वही चीज। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड्स वगैरह प्रॉपर, हाईवेज, फ्लाईओवर सब चीजें करवाई हुई हैं, स्टिल जो है ट्रैफिक एक प्रॉब्लम बना हुआ है, क्योंकि कार्स जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं और नए लोग यहाँ पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये एक चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, मैं मानती हूँ, लेकिन इसको ही एक्सेप्ट करते हुए आपको यहाँ पर जो है शिफ्ट होना पड़ेगा, चाहे आप एनसीआर के किसी भी एरिया में रह रहे हो, क्योंकि एनसीआर जो है आपका पूरा ही जो है कंजस्टेड हो चुका है। भले ही कितने डेवलपमेंट हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन ट्रैफिक आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट जो मेन नेगेटिव पॉइंट था वो एयर क्वालिटी मैंने बोला था, और नेक्स्ट जो है ट्रैफिक कंजेशन वाली चीज, ये 2 पॉइंट जो हैं ये आप मान के चलिए कि आप एक्सेप्ट अगर कर सकते हो तभी आपको यहाँ पर शिफ्ट होना है, अदरवाइज आपको इस चीज से दूर रहना है। क्योंकि पीछे अगर मैं देखूं 15 सालों में, तो ये चीजें सॉल्व होने की बजाय बढ़ती गई हैं, और आने वाले 10 सालों में भी मुझे लग नहीं रहा कि ये इतनी जल्दी सॉल्व होंगी। तो ये चीजें माइंड में रखकर ही आपको इस जगह को जो है अपने जो विश लिस्ट है उसमें रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ का जो एक अच्छा पॉइंट है, वो है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिचनेस। देखिए, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहने आते हो और आप कभी आपने एक्सप्लोर नहीं किया है दिल्ली एनसीआर, तो आपको जो 4-5 साल का जो समय है वो आपको पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये हिस्टोरिकली भी काफी रिच है। यहाँ पर काफी सारे मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रेड फोर्ट हो, हुमायूं टॉम हो, और भी बहुत सारे हैं। डिफरेंट पार्क्स हैं यहाँ पर, और डिफरेंट जो पुराने मार्केट्स हैं, और भी बहुत कल्चरल एक्टिविटीज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो अगर आप यहाँ पर अपना जॉब भी करते हो तो वीकेंड्स पे भी आप अच्छा खासा यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से कल्चर रिच है, तो आप ऑब्वियसली कोई प्लेस अगर आते हो तो एवरी टाइम तो ये नहीं है कि आउट ऑफ द टाउन ही आप घूमने जाओगे। तो आप जो है अपना जो शहर होता है जहाँ रहते हो वहां भी आप एक्सप्लोर करते हो। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे काफी अच्छा लगता था, इतने डिफरेंट कलरफुल मार्केट्स हैं यहाँ पर, डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स हैं। मतलब आपका टाइम जो है 4-5 साल का पता नहीं लगने वाला है, पूरा दिल्ली एनसीआर कवर करने में आपको लग जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप जॉब और बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हो तो आपके पास वीकेंड्स ही होते हैं, वीकेंड में भी आप एक ही दिन निकल पाते हो। तो ये सारी चीजें कवर करते करते लग जाएगा। तो आप इतनी जल्दी तो इस एरिया से जो है बोर नहीं होगे, आराम से आपका टाइम निकल जाएगा। तो अगर आपका टाइम हॉराइजन 4-5 साल भी है यहाँ पर रुकने का, तो आप आराम से प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये एरिया आपको कुछ अच्छी यादें ही देके जाएगा। और मुझे तो ये लगता है कि लाइफ में आपको एक बार तो इस एरिया में एक बार रहकर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ है देखने को। नेक्स्ट है सोशल लाइफ एंड एंटरटेनमेंट। देखिए, ये जो एरिया है जैसे इवॉल्व हुआ है समय के साथ, तो यहाँ पर पहले उतनी अच्छी नाइट लाइफ नहीं थी, क्योंकि आजकल क्या है ना कि जेंजी वगैरह को नाइट लाइफ का शौक होता है। तो यहाँ पर अब वाइब्रेंट नाइट लाइफ आपको देखने को मिलेगी, कैफे कल्चर आ गया है यहाँ पर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं जो काफी ज्यादा आलीशान हैं, डिफरेंट जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। तो समय के साथ ये चीजें मैंने देखी हैं पिछले 15 ईयर्स में होते हुए। तो यहाँ पर अब यह है कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड या आपकी कोई चाहत है कि मुझे इस तरह का चीज एंजॉय करनी है, उसके लिए आपको मुंबई बेंगलोर का इंतजार नहीं करना है। सारी चीजें ही यहाँ पर आपको मिल जाती हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, और सोशल लाइफ भी यहाँ पर काफी अच्छी है। अगर आप सोशलाइज करने के शौकीन हो, वीकेंड पे पार्टी करने के शौकीन हो, तो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, और वो भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 1-2, क्योंकि पूरा दिल्ली एनसीआर जो है इतना रिच हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि आपको खाली गुड़गांव ही जाना है अगर नाइट लाइफ देखना है, दिल्ली में भी ऑप्शन है, नोएडा में भी ऑप्शन है। मतलब हर जगह आपको जो है अच्छा जो है आपको एक कल्चर देखने को मिलेगा। और
सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है कि अभी जो है सेफ्टी भी यहाँ पर इम्प्रूव हुई है, पहले से तो काफी बेटर हो गया है। मीडिया वगैरह में इस तरह से नेगेटिव दिखाते हैं पर इतना अनसेफ नहीं है जिस तरीके से हाईलाइट किया जाता है। अगर आप प्रिकॉशन लेके चलें तो आप सही है। और नाइट लाइफ भी यहाँ की अच्छी हो गई है। कुछ जगह तो ये है कि 24/7 भी अवेलेबिलिटी रहती है, मतलब फूड वगैरह की, तो इस तरह से भी आपको चीजें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप इस तरह के एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज और सोशलाइज करने के शौकीन हो तो ये प्लेस आपको बहुत पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि जो यहाँ पर शिफ्ट होने का सोच रहा है उसके दिमाग में यही आता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर क्या हुआ है। देखिए, बीते 15 सालों की अगर मैं बात करती हूँ तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जिस तरीके से प्रॉपर्टी के रेट्स यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग तो बढ़ा ही है, क्योंकि जो रेंट्स वगैरह हैं वो भी उसी के प्रपोर्शन में जो है चीजें बढ़ जाती हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इम्प्रूव यहाँ पर हुआ है। अब उतना चीप नहीं रह गया जितना पहले था, लेकिन अभी भी अगर आप कंपेयर करते हो जो और मेट्रो सिटीज हैं, जैसे कि आपका बेंगलोर हो गया या फिर मुंबई वगैरह हो गया, उससे तो चीप है। और अगर दिल्ली एनसीआर में भी आप बात करोगे तो जैसे गुड़गांव थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन वही पॉइंट है कि यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। तो आपकी जो आपका मतलब बजट आपको सूट करता हो, आप जिस तरह की जॉब में हैं उस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं प्लेस रहने के लिए। हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है, चीप भी है, मिड रेंज भी है और हाई रेंज भी है, वो तो आपकी चॉइस के ऊपर है। और चीजें भी यहाँ पर जो है, जो डेली नीड्स वाला जो सामान है वो उतना कॉस्टली नहीं है, अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है, चाहे फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो, तो सब चीजें जो है सही रेट्स में है। और लोकल मार्केट्स हैं, तो अगर आपको ब्रांडेड चीजें नहीं भी लेनी तो लोकल जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर इजीली मिल जाती हैं, जो लोकल मार्केट होता है। तो ये एक चीज है। तो मतलब अवेलेबिलिटी यहाँ पर हर चीज की है, हर रेंज का जो है। तो आपका जो बजट हो आप उस बजट में यहाँ पर रह सकते हो। जैसे रूम रेंट की ही आप बात करो तो रूम रेंट भी यहाँ पर लो से लो भी है और हाई से हाई भी है। वही बात है कि आपका क्या बजट है, उसी हिसाब से आप अपना जो है प्लान कर सकते हो। अपना जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। और किस एरिया में रहना है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर एक पूरा एक बड़ा रीजन है जिसमें आपका गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद वगैरह, ये सारे जो रीजन, इवन गाजियाबाद भी उसी में आ जाता है। तो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कि जो आपकी वर्क लोकेशन है, आपको कहाँ रहना सही रहेगा, क्या मेट्रो कनेक्टिविटी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब सारी चीजें अगर आप देखोगे, एनालाइज करोगे तो आपके लिए जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आप अपने लिए ठीक से जो है प्लान कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का वो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। ये चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी अगर आप इस रीजन में आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम हीट वेव्स चलती हैं और ये एक्सट्रीम अब गर्म होता जा रहा है। बीते 15 सालों में मैंने देखा है कि यहाँ पर जो गर्मी है वो बढ़ गई है। लास्ट ईयर ही जैसे दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया था मैक्सिमम टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि मैं कूलर रख लूंगा या फिर पंखे के भरोसे रह लूंगा, तो वो तो आप भूल जाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर वर्क रिलेटेड चीजों के लिए आ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको अच्छी नींद तो चाहिए। तो एयर कंडीशन तो यहाँ पर जो है मस्ट है, क्योंकि यहाँ की जो गर्मी है वो अनबियरेबल है। और अगर मैं गर्मी की बात करूं तो गर्मी यहाँ पर 7-8 महीने तो रहती ही है। और अगर विंटर्स की बात करती हूँ, विंटर भी एक्सट्रीम होती है, लेकिन जो विंटर का समय होता है वो एक्सट्रीम विंटर जो है 15-20 दिन होता है, तो वो तो आप किसी तरीके से मैनेज कर लेते हो। लेकिन जो गर्मी है, गर्मी में आपको निकलना ही है, सारी चीजें करनी ही है, और यहाँ की गर्मी थोड़ी सी अनबियरेबल अब होती जा रही है। तो गर्मी वाला जो पॉइंट है, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस मैंने बोला है, वो आपको अपने माइंड में रखना है। और आपको एसी के लिए तो अपना जो मनी है वो एलोकेटेड रखना ही है अगर आप यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो, क्योंकि बिना एसी के तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइफ जो है मुश्किल है, मैं ये कहूंगी। देखिए, नामुमकिन तो कुछ नहीं, लेकिन मुश्किल लगेगी अगर आप यहाँ पर आते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे बोला मैंने कि कंजस्टेड है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करता है ये जो एरिया है पूरा दिल्ली एनसीआर। तो इसी वजह से 1-2 डिग्री तो टेम्परेचर आपको वैसे भी ज्यादा लगने वाला है जो आप अपने नेटिव प्लेस से आते हो। तो इसीलिए आप अगर माइंड में रखो कि मुझे एसी का तो एटलीस्ट बजट रखना है, तभी आप यहाँ पर सोचिए, नहीं तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया। क्योंकि जब आप टायर 2 सिटी से टायर 1 सिटी में आते हो तो आपको शुरू में तो चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इस तरह का माहौल देखने को मिलता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, बाहर निकलो तो ट्रैफिक है, ऑफिस में भी स्ट्रेस रहता ही है, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक आपको अच्छी नींद तो चाहिए, और उसके लिए आपको चाहिए एसी। बिना एसी के थोड़ी दिक्कत यहाँ पर होगी आपको, तो ये चीज आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा।
तो जो भी 15 इयर्स का मेरा इस शहर को लेके जो एक्सपीरियंस था, वो जो मेन पॉइंटर्स थे वो मैंने इस वीडियो में समराइज कर दिए हैं। होपफुली ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये किसी और की भी हेल्प कर सकता है तो इस वीडियो को आप आगे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपके कोई और पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिविंग विद श्वेता गौरव चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।